हाय। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट सी बुक के 14 चैप्टर 2D 3D एरे के बारे में। अभी तक हम डिस्कशन कर चुके हैं टोटल 13 चैप्टर के ऊपर। ना केवल हमने चैप्टर्स के थ्योरी के पार्ट को कवर करा बल्कि एक एक क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इससे पहले कि हम चैप्टर 4 के ऊपर आगे बढ़े, हम अभी तक जो भी हमने स्टडी करी उसका रिकैप कर लेते हैं। चैप्टर 1 गेटिंग स्टार्टेड विद सी, जिसके अंदर की हमने सबसे पहले रूल्स को डिफाइन करा, रूल्स को चेक करा कि सी प्रोग्राम को लिखने के रूल्स क्या क्या होते हैं। मतलब कि बेसिक ग्रामर की स्टडी करी हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर। चैप्टर नंबर 2 है सी इंस्ट्रक्शन, कि सी के अंदर लिखे जाने वाले जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है कि इनपुट इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, आउटपुट इंस्ट्रक्शन कैसे होते हैं, टाइप डिक्लेरेशन कैसे होता है, कौन कौन से ऑपरेटर्स का हम सी लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, ये सब स्टडी कर चुका है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अब आता है चैप्टर 3। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग करते टाइम हमारे सामने कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है तो हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हम बिटवीन टू चॉइसेस हमारे सामने होते हैं, उन टू चॉइस में से किसी एक चॉइस को चूज करना होता है। तो उसके अंदर हमारे साथ में जो काम आता है वो आता है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर कौन कौन सा आता है, इफ आ गया, इफ एल्स आ गया, नेस्टेड इफ एल्स आ गया। नेस्टेड इफ एल्स का मतलब होता है इफ के अंदर इफ को कॉल करना। तो चैप्टर नंबर 3 डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग, कि हमारे प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसका फ्लो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 के ऊपर था मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग की। जैसे कि आपके पास काफी कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग करना है तो उसके लिए आपको सिंपल इफ एल्स से काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बहुत लेंथी प्रोसेस होता है तो उसको बिल्कुल शॉर्ट एंड करना है, या फिर उसको बहुत इजी तरीके से करना है कन्वीनियंट वे के अंदर, तो हम चैप्टर नंबर 4 के ऊपर जाते हैं फॉर मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर की हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। इनकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिसीजन को बहुत इजी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद इन सी लैंग्वेज। चैप्टर नंबर 5 पे लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। हमारे सामने कई बार क्या होता है कि जो हमने प्रोग्राम लिखा हुआ उसके अंदर पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक या पर्टिकुलर बंच ऑफ स्टेटमेंट को हमें रिक्वायरमेंट होती है बार बार उसको एग्जीक्यूट करवाने की, या एक ही प्रोग्राम वो उसी टास्क को बार बार हमें परफॉर्म करवाना होता है। तो जो बंच ऑफ कोड है उसको अगर हम किसी लूप के अंदर डाल करके बार बार उसको कॉल करवा दें, रिपीट करवा दें, तो उसको बोल देते हैं लूपिंग कंट्रोल इन सी लैंग्वेज। तो लूपिंग कंट्रोल में सबसे पहले हमने व्हाइल लूप का सिंपल स्टेप चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 है मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशंस, जिसके अंदर की हमने यूज करा है फॉर लूप का, डू व्हाइल लूप का और नेस्टेड लूप्स का, और कंटिन्यू ब्रेक एंड कीवर्ड का। कंटिन्यू कीवर्ड एंड ब्रेक कीवर्ड का यूज करा जाता है लूप्स के अंदर के, जो जब हम लूप के अंदर लूप का यूज करते हैं या नेस्टेड लूप्स के अंदर जनरली काम करते हैं तो हमारे जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है उसको फ्लो को सेट करने के लिए हम इन कीवर्ड्स का यूज करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमारे पास में छोटे लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग के लिए इफ एल्स अवेलेबल है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये सब डिसाइड करते हैं। उसी तरीके से जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल हो तो मल्टीपल चॉइस अवेलेबल चॉइसेस में से किसी एक सुटेबल चॉइस को कॉल करने का या एग्जीक्यूट कराने का हमारे पास में जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 के अंदर आता है फंक्शन। पर्टिकुलर बंच ऑफ कोड या पर्टिकुलर सेंटेंस को अगर हमें कोड के अंदर बार बार कॉल करना है तो हम यूज कर लेते हैं फंक्शंस का, उनको एक अलग से नाम देते हैं। जितनी भी जगह पे हमें उसको कॉल यूज करना हो उतनी जगह पे उसको कॉल कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि फंक्शंस होता क्या है, फंक्शंस को यूज क्यों करते हैं, और फंक्शंस के जो पैरामीटर होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर, उनका यूज किस तरीके से करते हैं। चैप्टर नंबर 9 है पॉइंटर्स। जैसा कि हमने सी लैंग्वेज की जो सीरीज स्टार्ट करने से पहले हमने डिस्कस करा था कि सी के जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनके पास पावर होती है कि कंप्यूटर का जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के लिए। तो मेमोरी का जो मैनेज करना है, मेमोरी को जो एक्सेस करना है, उसका यूज करते हैं किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर्स का सी लैंग्वेज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन कर चुके हैं। इसके साथ ही फंक्शन को कॉल करने के हमारे पास में दो प्रोसेस होते हैं कि फंक्शन कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ये भी हम चैप्टर नंबर 9 के अंदर कर चुके हैं। जब हमें एक ही कोड को या पर्टिकुलर जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको, जिसका नाम हमने अलग से फंक्शन दे दिया है, अगर वो खुद फंक्शन ही अपने आप को कॉल करने लगे बार बार डिपेंड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिकर्जन। रिकर्जन के अंदर सेम कॉल, सेम फंक्शन अपने आप को कॉल करता रहता है जब तक कि अपनी बेस लाइन को टच नहीं कर देता। अब चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे किस तरीके से डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कीवर्ड्स का यूज करते हैं। तो उसी तरीके से जब हमारे पास में अवेलेबल जो बेसिक डेटा टाइप है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, जब इनसे हमारे प्रोग्राम के अंदर काम नहीं चलता, हमें एडवांस लेवल के ऊपर कुछ चाहिए होता है या मेमोरी ज्यादा चाहिए होती है,
तब हम बात करते हैं डेटा टाइप के वेरिएंट के बारे में कि इंटीजर के वेरिएंट क्या होता है, इंटीजर हो गया, लॉन्ग इंट हो गया, शॉर्ट इंट हो गया, इस तरीके से यूज करना। तो उसके अंदर डेटा टाइप रिविजिटेड के अंदर हमने डिस्कस करा है। और एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन केवल वेरिएबल का नाम देने से और वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करने से कंप्लीट नहीं होता, उसके साथ में उसके स्टोरेज क्लासेस को भी डिफाइन करना होता है। सी लैंग्वेज के अंदर जो कंपाइलर है वो अपने आप सी स्टोरेज क्लासेस को मैनेज कर लेते हैं, बट आप चाहें या प्रोग्रामर चाहे तो उसको मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने स्टडी करा था कि एक सी का प्रोग्राम जो हमने बेसिक से लेकर के चैप्टर 11 तक आते आते काफी अच्छे प्रोग्राम हम डेवलप करने लग गए हैं। उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने का प्रोसेस क्या है, एक प्रोग्राम किस तरीके से रन होता है, मतलब सोर्स कोड लिखने से लेकर के फाइनल EXE जनरेट होने तक का जो प्रोसेस है वो चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 13 के अंदर यूज करा था हमने एरे का यूज क्यों करते हैं, जब हमें मल्टीपल वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो मल्टीपल वेरिएबल सेम डेटा टाइप के उनकी जगह पे हम एरे को यूज कर लेते हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 14 के ऊपर कि 2D 3D या मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो 2D एरे क्या होता है, डायमेंशन ऑफ एन एरे रेफर टू ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन विच एरे एलिमेंट कैन बी वेरीड। मतलब कि एरे का जो डायमेंशन होती है वो डिफाइन करती है आपका एरे किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, कि एक ट्रेवर्स हो रहा है। फ्लो का मतलब ये नहीं कि नदी की तरह बहना है, फ्लो का मतलब ये कि आपका जो प्रोग्राम का जो कंट्रोल का जो इंस्ट्रक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है या ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है। अगर केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वो 1D हो जाता है, अगर 2 डायरेक्शन में जाता है तो 2D हो गया, 3 डायरेक्शन में जाने पर 3D हो गया। तो किसी भी एन डी साइज की हमारा एरे डिफाइन कर सकते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वो 2D या 1D होता है। 3D एरे को भी हम रेयरली यूज करते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट वेयर द एलिमेंट्स आर ऑर्डर्ड इन ए नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कि 2D एरे जो होता है होमोजेनियस एलिमेंट्स होते हैं मेमोरी के, उनको आप यूज करते हैं रोज एंड कॉलम्स के थ्रू। जब रोज एंड कॉलम्स की बात होती है तो मैट्रिक्स अपने आप याद में आती है। तो द 2 डायमेंशनल एरे इज आल्सो कॉल्ड ए मैट्रिक्स। 2 डायमेंशनल जो एरे होता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम मैट्रिक्स प्रोसेस का यूज करते हैं। एन एरे ऑफ एरेज इज नोन एज 2D एरे। 2D एरे के अंदर क्या होता है, मल्टीपल 1 डायमेंशनल एरे जो होते हैं उनको कंबाइन करके डाल दिया जाता है, तो वो हो जाता है 2D एरे। अब बात करते हैं कि 2 डायमेंशनल एरे का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। जैसे उसके अंदर हमने बोलते हैं कि रोज होती है एंड कॉलम्स होती है। ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है डिफाइन कर रखी है, ये 2D एरे के थ्रू हम सोल्व कर सकते हैं इसको, जिसके अंदर कि 4 हमारे पास में कॉलम होंगे और 4 हमारे पास में रोज होगी। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि रो 1 कॉलम 1 की वैल्यू क्या है 11, रो 1 कॉलम 2 की वैल्यू कितनी है 1 2। तो 2D एरे को ट्रेवर्स किस तरीके से करते हैं, ट्रेवर्स इस तरीके से करते हैं कि जो हमारा कॉलम है जो नॉर्मल 1D है तो उसको बोल देते हैं 0 1 2 3 4 5 6। पर 2D के अंदर हमारे पास में 2 डायरेक्शन अवेलेबल की रोज भी हैं कॉलम्स भी हैं, तो उनको कोमा सेपरेटेड वैल्यूज के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से कॉलम की बात आप कर रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला आता है 0 0, क्योंकि रो हो या कॉलम हो, 1D हो या 2D हो, एरे का जो इनिशियलाइजेशन होता है जो इंडेक्स का वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने 0 0 बोला है। इसके अंदर क्या है, फर्स्ट 0 रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कॉलम सेकंड है, 0 2 0 3। तो इस तरीके से हमने रो को एक्सेस कर लिया, फर्स्ट रो को एक्सेस कर लिया, फर्स्ट रो के चारों कॉलम को। अब रो 2 के ऊपर गए तो 1 0 1 0 इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले हम रो डिफाइन करते हैं, तो रो की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे 1 इंडेक्स, यहाँ पे रो का इंडेक्स कितना आ गया 3। उसी तरीके से हमने यहाँ पे एरेज को डिनोट कर दिया है। तो ये होता है 2 डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं और किस तरीके से उनको एक्सेस हम कर सकते हैं। डिक्लेरेशन करने के लिए सबसे पहले जैसे नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं कि पहले डेटा टाइप होता है फिर उसका जो वेरिएबल होगा उसका नाम होता है, उसी तरीके से 2D को डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहले तो डेटा टाइप का नाम होगा, उसके बाद वेरिएबल का नाम होगा और फिर उसके साइज को डिफाइन कर दिया जाएगा। साइज के अंदर क्या होता है, लेफ्ट वाला जो कैपिटल ब्रैकेट है वो शो करते हैं कॉलम्स को और राइट वाला जो ब्रैकेट है वो शो करते हैं कॉलम्स के ऊपर। तो इस तरीके से एरे को हम डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि इंट x34 है, x एक हमारे पास में एरे है जिसका 3 तो रो एंड 4 कॉलम है, तो उसको इस तरीके से हम डिक्लेयर करेंगे। अब 2D एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल वेरिएबल होता है कि इंट आई कर दिया तो i इक्वल टू 10 कर दिया, तो वो उसका एरे का डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन हो गया। लेकिन एरे के अंदर किस तरीके से करते हैं, एरे का भी सेम प्रोसेस है कि एरे जैसे 1D के अंदर हम
मिडिल ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस के बीच के अंदर हम उन्हें एलिमेंट्स को लिख देते हैं। तो उसी तरीके से हम 2D के एरे की जब बात करेंगे तो ये जो पैरेंथेसिस के बीच के अंदर ही उनके एलिमेंट्स को लिख देंगे। अब हमारे पास रो कितनी है, 4, कॉलम है 2। तो फर्स्ट रो के अंदर क्या लिख दिया हमने, 1 2 3 4 56। सेकंड रो के अंदर क्या लिख दिया, ये। थर्ड रो के अंदर क्या लिख दिया, ये। फोर्थ के अंदर लिख दिया, ये। तो इस तरीके से हम एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक इसका दूसरा सेकंड प्रोसेस भी है, जैसा कि हम आइडेंटिफाई करते हैं सी लैंग्वेज को 1D एरे के थ्रू कि एक ही लाइन के अंदर सब कुछ हो गया। तो अब इसके अंदर देखिए इसको स्टडी कैसे करता है या सी का कंपाइलर कैसे रीड करता है। जब भी आप एरे डिफाइन करते हो तो उसका लेफ्ट वाला जो पोर्शन है उसको आप ऑप्शनल होता है कि आप उसको फिल करो या ना करो, कि साइज बताओ या ना बताओ। लेकिन जो राइट वाला जो होता है उसके अंदर बताना कंपलसरी होता है कि आपका जो 2D आ रहा है उसकी साइज क्या है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो 2 लिख रखा है तो फर्स्ट रो के अंदर केवल 2 आइटम को सर्च करेगा, उसके बाद में सेकंड रो के अंदर करेगा, फिर थर्ड रो के अंदर करेगा, फोर्थ रो के अंदर करेगा। तो इस तरीके से हम एरे को इनिशियलाइज करते हैं। अब एरे को इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन जो बनाए थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाँ इस तरीके से करते हैं सिंपल तरीके से। ये हमारा करेक्ट मेथड है और ये हमारा रॉन्ग मेथड है, जबकि डेटा दोनों में सेम है। तो रॉन्ग और करेक्ट होने का सारांश क्या है कि यहाँ पे एरे के अंदर 2 डिफाइन करा हुआ है जो कि रो की साइज है, कॉलम की साइज है 3। इसके अंदर कॉलम की साइज डिफाइन नहीं है और इसके अंदर भी कॉलम की साइज डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? एरे का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल होता है कि जब भी हम 2D एरे को यूज करें, 3D एरे को यूज करें, तो जो हमारी रोज को डिफाइन करता है उस कॉलम को हम ऑप्शनल रख सकते हैं कि उसकी साइज क्या होगी, बट कॉलम्स की साइज तो हमें फिक्स करनी होती है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट व्हाइल इनिशियलाइजिंग ए 2D array it is necessary to mention the second dimension whereas the first dimension is optional। कि लेफ्ट की जो डायरेक्शन है वो आप ऑप्शनल है, लिखो या ना लिखो, लेकिन राइट का लिखा होना बहुत जरूरी होता है। तो एरे के इनिशियलाइजेशन करने के बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर आने वाला है उसके अंदर हम यूज करेंगे कि 2D एरे का यूज कैसे करते हैं, किस तरीके से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।